अस्सलाम वालेकुम। MIT सेकेंड ईयर। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चेस्ट एक्सरे को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने बेसिक पेशेंट प्रिपरेशन से लेके एग्ज़ाम कैसे करना है, जो उसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे वो डिस्कस किए हैं हमने। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स थे मैंने वो बताए थे आप लोगों को। ठीक है, आज जो चीज़ हमने स्टडी करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरेज के लिहाज से। वो है उसकी प्रोजेक्शंस, टेक्निक्स, व्यूज, जो भी आप कहना चाहो, इन तीनों में से आप कह सकते हो। ठीक है, फर्स्टली मैं पहले ही क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये प्रोजेक्शंस, व्यूज आपकी आइजनबर्ग, क्लार्क या कोई भी आपकी प्रोजेक्शंस की जो बुक है, व्यूज की, पोजिशनिंग की भी आपकी बुक है, उसके अंदर ये सारे आपके व्यूज लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले इन व्यूज को याद कैसे करना है। क्लार्क में अगर आप देखोगे तो बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको आइजनबर्ग के लिहाज से बताती हूँ। अब जैसे स्टैंडर्ड एक्सरे व्यू PHS है, ठीक है, आपकी बुक में आप देखोगे सबसे पहले वहां पे उन्होंने इमेज रिसेप्टर बताए होंगे या कैसेट के साइजेस बताएंगे, वो भी आपने करने हैं। ठीक है, फिर एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स बताए होंगे। अगर आप अपनी बुक आइजनबर्ग देखोगे, आपने वो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी करने। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ये शो कर रहे होंगे बेसिकली कि अगर स्टैंडर्ड चेस्ट ये है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, पार्ट पोजीशन होगी। पार्ट पोजीशन ये होगी कि हम पेशेंट को पोजीशन कैसे करेंगे, उसको प्लेस कैसे करेंगे, उसकी क्या प्रोजेक्शन होगी। ठीक है, उसकी बॉडी पोजीशनिंग क्या होगी, सुपाइन होगी, लैटरल होगी, डिक्यूबिटस होगी, रिकम्बनेंट होगी। ठीक है, ये सारी पोजीशंस उसमें आ जाएंगी पार्ट पोजीशन में, जो भी हम व्यू पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, फिर सेंट्रल रे को कहाँ पोजीशन करना है। ठीक है, पार्ट पोजीशन, इमेज रिसेप्टर की पोजीशन, पेशेंट पोजीशन, और एट द एंड आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो इमेज क्राइटेरिया या इमेज एवेल्युएशन होता है। ठीक है, उसमें बेसिकली हम क्या देखते हैं, इमेज एवेल्युएशन या इमेज क्राइटेरिया में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में आप देखो कि यहाँ पे एक चेस्ट एक्सरे दिखाया हुआ है। अगर कोई आपको कहे कि जी नॉर्मल PA चेस्ट एक्सरे का आपने इमेज एवेल्युएशन या इमेज क्राइटेरिया लिखना है, तो आप क्या लिखोगे उसमें। बेसिकली आप उसमें ये बताना होता है कि आप एक अगर चेस्ट एक्सरे देख रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में भी उसकी बताई थी, जैसे कि आप बताओगे कि जी क्लेविकल्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्कैपुला नजर आ रहा है, क्लेविकल्स जो है वो स्कैपुला पे सुपर इम्पोज नहीं हुई हुई। ठीक है, और ऐसी पोजीशनिंग हम क्यों ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, कैसे हो सकती है कि जो जब हम पेशेंट की पोजीशन कर रहे होंगे स्कैन परफॉर्म करने से पहले या एग्जाम परफॉर्म करने से पहले, तो उसके शोल्डर्स जो हैं, ठीक है, वो बकी के साथ जब लगे होंगे तो वो डिप्रेस कराएंगे हम। ठीक है, डिप्रेस कराने का मतलब ये है ताकि सुपर इम्पोजिशन ना हो। सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे पर ना आए, क्योंकि अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे के ऊपर आ गया, सुपर इम्पोजिशन हो गई, इसका मतलब है हमारा जो रेडियोग्राफ है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप करेंगे, ओवरलाई करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे अपने स्ट्रक्चर्स के दरमियान। जिस तरह अगर आप यहाँ देखो क्लेविकल है और स्कैपुला, अगर प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग नहीं होगी तो क्लेविकल स्कैपुला के ऊपर ओवरलाई कर सकती है। ठीक है, और हमारे पास रेडियोग्राफ की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। ठीक है, ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, स्लाइड सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए होती है, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए होती है। असल आप लोगों ने बुक से ही पढ़ना होता है। ठीक है, अगर बुक से नहीं समझ आती तो आप लोग गूगल को भी फॉलो कर सकते हो। मुझे एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो ये एक उन्होंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाए हुए डिफरेंट के चेस्ट का जो PA और AP व्यू है उनमें क्या क्या नजर आता है। ठीक है, वही सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके सामने, अब अगर मैं चेस्ट एक्स से एक बच्चे को पकड़ा देती हूँ तो और उसे कहती हूँ कि जी आप मार्क करो, ठीक है, क्लेविकल को, स्कैपुला को, रिब्स को, हार्ट को, पल्मोनरी आर्टरी को, ब्रेस्ट शेडो या कुछ भी, CP एंगल्स, एनीथिंग, तो आप लोगों को विदाउट सेकंड थॉट आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स पता होने चाहिए। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि जी चेस्ट का अगर हमने एक्सरे करना है तो उसके लिए उसका लैंडमार्क क्या होगा। ठीक है, लैंडमार्क का मतलब ये है, वो ये पूछना चाह रहा होगा कि आप सेंट्रल रे को कहाँ प्रोजेक्ट करोगे। सेंट्रल रे को प्रोजेक्ट आप कहाँ करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी बुक में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स और टिप्स लिखी हुई हैं, आपने वहां से करनी थी। ठीक है, आप या तो टिप ऑफ स्कैपुला पे रखते हो, या ठीक है, या थोरेसिक वर्टिब्रा पे रखते हो, T6 या T7 के लेवल पे रखते हो फॉर PA चेस्ट एक्सरे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
देयर आर 4 मेजर व्यूज ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ, ठीक है। मेजर व्यूज, प्रोजेक्शंस, बॉडी पोजिशनिंग, ठीक है, कि हम चेस्ट को किस किस एंगल से देख सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरो इंटीरियर व्यू होता है, पीए व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड व्यू। लैटरल व्यू होता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस में करते हैं जब अपर एयरवेज वगैरह हमने देखनी हो, एयर फ्लूइड लेवल देखना हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका पेशेंट जो है, ठीक है, उसे निमोथोरेक्स हो, निमोनिया हो, यानी लंग्स की कोई भी कंडीशन या एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए हम मोस्टली लैटरल व्यू करते हैं। एंटीरो पोस्टीरियर व्यू एपी व्यू होता है, ठीक है। ये हम उस कंडीशन में करते हैं इन केस योर पेशेंट इज अनकोऑपरेटिव एंड ही इज अनएबल टू स्टैंड, ठीक है। तो उसमें हम उसको लिटा के एपी पोजीशन कर सकते हैं। मैं आगे सारी पोजीशनिंग आपको दिखाती हूँ। फिर लैटरल डिक्यूबिटस व्यू होता है, ठीक है, ये भी हम कुछ कॉमन पैथोलॉजीज के केसेस में करते हैं। So hopping on to the next slide, the first one is posterior anterior view or PA view. That I had already told you guys that this is the most standard and commonly used projection in chest radiography. Okay, always keep that in mind that in PA view your x-rays penetrate to the back of the patient, ठीक है। इस चीज को मैं अब आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ, इमेज को सामने रख के। ये देखो, इसमें बेसिकली चेस्ट एक्सरे पीए की पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। ये आपकी एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। ये आपका पेशेंट खड़ा है, ये आपकी बकी है, वर्टिकल बकी है, ठीक है। इस बकी के अंदर आप बेसिकली, इस बकी के पास एक हैंडल होता है, उसको आप निकालते हो, उसके अंदर कैसेट प्लेस करते हो, ठीक है। कैसेट प्लेस करने के बाद मार्कर ऊपर लगाते हो, ठीक है। मार्कर की इंपॉर्टेंस मैं बता चुकी हूँ, ये भी बता चुकी हूँ कि वो कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। जब वो चीजें आप कंप्लीट कर लेते हो एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड क्या होती है कि आपने पेशेंट को सारा इंस्ट्रक्ट करना होता है चेस्ट एक्सरे के लिए कि जी आपने सांस अच्छी तरह रोकना है, ठीक है। अगर आप सांस नहीं रोकोगे अच्छी तरह तो आपका चेस्ट एक्सरे अच्छा नहीं आएगा और आपको ऐसा भी हो सकता है कि हमें आपको रेडिएशन दोबारा देनी पड़ जाए, ठीक है। फिर आपने पेशेंट की पोजिशनिंग करानी है प्रॉपर, ठीक है। कैसे, अगर हमने चेस्ट का पीए व्यू करना है, ठीक है, तो हम पीए व्यू कैसे करेंगे कि पेशेंट को जो है उसका फेस जो है वो बकी की तरफ होना चाहिए, यानी उसकी जो चेस्ट है, ठीक है, वो बकी के साथ लगी होनी चाहिए। बकी के अंदर बेसिकली आपकी फिल्म है या कैसेट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी रेडिएशन जाके स्ट्राइक करेंगी और फिर इमेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग जब नए नए डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो बकी के अंदर कैसेट डालना ही भूल जाते हैं और पेशेंट की पोजीशनिंग करके वैसे ही एक्सपोजर दे देते हैं और बाद में पता चलता है इमेज ही नहीं आया, इमेज ब्लैंक है जब मॉनिटर पे चेक करते हैं। फिर जब वो सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं ना जाके, भाई आप जाके चेक करें कि आपने बकी के अंदर कैसेट या फिल्म डाली है, तो पता चलता है कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि हमने बकी के अंदर कैसेट ही नहीं डाली होती। तो ये एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये चीज आपके जहन में आ रही होगी कि ये चीज क्या पड़ी है। बेसिकली लेड एप्रन है। लेड एप्रन क्यों जरूरी होता है? रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए। हमने पेशेंट को भी तो रेडिएशन से बचाना है ना। बेसिकली ये पेशेंट की शील्डिंग के लिए होता है, उसकी गोनेडल शील्डिंग के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि गोनेड्स आपके सेंसिटिव होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उनके लिए ये, उसके लिए उनको रेडिएशन से बचाने के लिए हमने यहाँ पे लेड एप्रन रख दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को करना है ना, ठीक है। अभी तो हम चेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चेस्ट तो हमारी टिप ऑफ स्कैपुला तक जाके खत्म हो जाएगी या T6 T7 तक जाके खत्म हो रही है, जहां तक हमने चेस्ट को एग्जामिन करना है, ठीक है। तो हमने बाकी पार्ट को तो बचाना है ना, नीचे से हमने गोनेट्स की तो शील्डिंग करनी है ना। तो ऑब्वियसली हम पूरा लेड एप्रन पेशेंट को नहीं पहना सकते, ठीक है। अव्वल तो लेड एप्रन पेशेंट को पहनाते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं पहना सकते। क्यों? क्योंकि लेड आपकी रेडिएशंस को ब्लॉक कर देगा। अगर हमने पूरा लेड एप्रन पेशेंट को पहना दिया तो फिर हमारे पास चेस्ट का इमेज कैसे आएगा, ठीक है। असल बात तो यही है ना कि हमने चेस्ट को इमेज करना है, ठीक है, चेस्ट का एग्जाम करना है। तो हम चेस्ट को एग्जाम करेंगे, सिर्फ रेडिएशन जो है हम स्पेसिफिक पार्ट पे, ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे। बाकी पार्ट को जो हमारा नीचे गोनेडल शील्डिंग हमने करनी है वो हम वाया लेड एप्रन करेंगे, और लेड एप्रन हम पेशेंट को नहीं पहना सकते ऐसे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कार्ड सा होता है, उसके ऊपर लेड एप्रन रख के हमने पेशेंट के गोनेट्स की प्रोटेक्शन कर दी है,
ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक्स ट्यूब है, ये पेशेंट है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया पीए व्यू में आपने क्या करना है, एक्सरेज जो है आपकी एक्सरे ट्यूब से निकलेंगी। ये फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोजर दिया, ये एक्सरेज निकली निकली, ठीक है, ये जाके पेशेंट की बॉडी से हिट की, ठीक है। पेशेंट की बॉडी से जैसे हिट की, कुछ पेनिट्रेट कर जाएंगी और कुछ ट्रांसमिट कर जाएंगी, ठीक है। जैसे ही पेशेंट की बॉडी से हिट करके वो आगे जाके इस बकी के अंदर जो हमने कैसेट डाली थी, ठीक है, उसके अंदर जाके स्ट्राइक करेंगी। बेसिकली इमेज रिसेप्टर भी आप कह सकते हो, कैसेट या फिल्म को, ठीक है। फिर आपकी रेडिएशन जो एक्सरे ट्यूब से निकली थी, पेशेंट की बॉडी से स्ट्राइक की थी, स्ट्राइक करने के बाद जाके आपकी कैसेट के ऊपर लगी और आगे जाके उसने मॉनिटर पे इमेज दे दिया, ठीक है। तो आपने पीए व्यू में याद रखना है कि आपकी एक्सरेज बैक ऑफ द पेशेंट पे फॉल करेंगी, ठीक है, और उसके बाद जाके फिल्म पे स्ट्राइक करेंगी। जबकि एपी व्यू में क्या होगा, आपकी एक्सरेज जो है फ्रंट ऑफ द पेशेंट पे फॉल करेंगी और फिर जाके फिल्म पे स्ट्राइक करेंगी। अब आपको नाम से ही पता होना चाहिए, कॉमन सेंस ही यूज करनी चाहिए कि पीए व्यू क्या है और एपी व्यू क्या है। पीए पोस्टीरो इंटीरियर है, तो पोस्टीरो इंटीरियर का मतलब ये है कि एक्सरेज पीछे फेंकेंगे हम, पीछे प्रोजेक्ट करेंगे और वो एंटीरियरली फिल्म के ऊपर जाके लगेगी। और एपी व्यू में क्या हुआ कि एक्सरेज जो है वो फ्रंट ऑफ द पेशेंट से पेनिट्रेट करेंगी और फिर फिल्म पे जाके स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। ये देखो ऐसे बेसिकली ये पेशेंट की पोजीशनिंग होती है कि उसके जो हमने चिन है वो थोड़ी सी एलिवेट करानी होती है, ठीक है। उसके जो शोल्डर्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से डिप्रेस कराने होते हैं। हैंड की आपने पोजीशनिंग देखनी है, शोल्डर्स की, नी, ठीक है, एल्बोज की, ये सारी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से पेशेंट की पोजीशनिंग में एक भी स्टेप मिसिंग होगा तो आपका क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी चिन जो है उसकी एलिवेशन नहीं होगी, यानी डिप्रेशन होगी, चिन आपकी नीचे यहाँ बकी के ऊपर लग रही होगी, तो आपके पास सुपर इम्पोजिशन हो सकती है। अगर आपके शोल्डर्स जो हैं, ठीक है, वो सही तरह प्रॉपरली प्लेस नहीं होंगे तो भी हमारे पास हमारा इमेज क्वालिटी जो है, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। ये सारा कुछ आपकी आइजनबर्ग में लिखा हुआ है और आपने एक एक व्यू को अच्छी तरह पढ़ना है। फिर आता है एपी व्यू। अच्छा, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। एपी व्यू में क्या होगा कि एक्सरे जो है वो पेशेंट के फ्रंट से पेनिट्रेट करेंगी और फिल्म पे या इमेज रिसेप्टर पे जाके स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये बेसिकली एपी व्यू है, ठीक है। पेशेंट एपी व्यू में क्या होता है, एपी व्यू ज्यादातर ना आपने एक चीज याद रखनी है पी और एपी व्यू में। पीए व्यू स्टैंडर्ड है, वो हम इरेक्ट पोजीशन में करते हैं। इरेक्ट पोजीशन मींस यहाँ देखो व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। इरेक्ट का मतलब ये होगा, पीए व्यू हमेशा इरेक्ट पोजीशन में करते हैं, ठीक है। एंड एपी व्यू में हमारे पास सीन कुछ ऐसे होते हैं कि एपी व्यू हम उन पेशेंट्स पे करते हैं, ठीक है, जो पेशेंट अनकॉपरेटिव होता है, अनकॉन्शियस होता है, आईसीयू का पेशेंट होता है, ठीक है। मोस्टली ये हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं एपी व्यू। एपी व्यू में क्या होता है कि पेशेंट ऑब्वियसली अनकॉन्शियस है, आईसीयू का पेशेंट है, ट्रॉमा का पेशेंट हो सकता है, खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या करना होता है, हम उसको अपने टेबल टॉप पे लेटा के, ठीक है, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग करके उसको सारा इंस्ट्रक्ट करने के बाद, ठीक है, एक्सरे ट्यूब ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके कंट्रोल बटन्स होते हैं, ठीक है। इधर से हम कॉलीमेशन करते हैं। ये जो अगर आप लोगों को एक स्पेसिफिक सी लाइट नजर आ रही हो, ये बेसिकली कॉलीमेटर से लाइट निकल रही है, ये देखो। अच्छा, अब कॉलीमेटर का फंक्शन क्या होता है और कॉलीमेशन क्यों जरूरी होती है एक्सरेज में। क्योंकि एक्सरेज है ही आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद ये होता है जब हम एक्सरे कर रहे होते हैं कि हमें जो एरिया या जो भी एनाटमी हमारी इंटरेस्ट की है, ठीक है, जो रीजन हमारा इंटरेस्ट का है, हमने सिर्फ उसी को कवर करना है। जैसे अब हमने चेस्ट लेना है ना, ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि यहाँ से हमने एक बटन होता है उसको प्रेस करना है, लाइट ऑन हो जाती है कॉलीमेटर से, ठीक है। ये दोनों जो कंट्रोल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है कॉलीमेशन एरिया। आपने कोशिश यही करनी है कि जी हमने सिर्फ चेस्ट को व्यू करना है, तो लाइट सिर्फ चेस्ट वाले हिस्से पे फॉल करे, ठीक है। ये देखो लाइट अभी इतने हिस्से पे फॉल करी, इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ चेस्ट का जो हमारा व्यू है सिर्फ वो आएगा। अगर लाइट थोड़ी सी भी यहाँ नीचे तक चली जाती है तो इसका मतलब है हमारा एब्डोमेन भी साथ में एक्सपोज हो जाएगा।
लेकिन हमें एब्डोमेन को एक्सपोज करना ही नहीं है क्योंकि हम तो चेस्ट का व्यू कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कॉलीमेशन बेसिकली आपको अननेसेसरी डोज से बचाती है, ठीक है, अननेसेसरी आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचाती है, आयोनाइजिंग रेड, ठीक है। कॉलीमेशन इसलिए जरूरी होती है, और कॉलीमेशन सिर्फ हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट देती है जितना हमें चाहिए होता है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने अभी पहले भी पीए व्यू में भी बताया था कि लेड एप्रन रखा हुआ है पेशेंट के ऊपर, उसकी टांगों के ऊपर थोड़ा सा वेस्ट से नीचे रखते हैं बेसिकली, वो इग्नोनेडल शील्डिंग के लिए, ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और चीज, मैंने जब ये देखो एपी व्यू पीए व्यू जब पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये आपकी बकी है, इसके अंदर एक हैंडल होता है, उसको आप खींचते हो, उसके अंदर आपने कैसेट लगानी होती है, ठीक है, तभी तो आपकी ये जो रेज आ रही है ये पेशेंट की बॉडी से स्ट्राइक करने के बाद इमेज रिसेप्टर पे जाके लगेंगी, ठीक है। ये पीए व्यू था, पेशेंट इरेक्ट था, खड़ा, ठीक है। अब एपी व्यू आ गया, एपी व्यू में पेशेंट आपके पास लेटा हुआ है, ठीक है, सुपाइन में है, ठीक है। तो आपने अब आप ये सोचोगे कि भाई वहां पे तो पेशेंट खड़ा था तो हमने बकी में खींच के केस बकी का हैंडल खींचा, उसके अंदर हमने केसेट सेट कर दी, लेकिन एपी व्यू में क्या करेंगे, ये तो पेशेंट टेबल टॉप पे लेटा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये देखो ये चीज आपको स्पेसिफिकली नजर आ रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल बकी है, ठीक है, ये उसका हैंडल है, इस हैंडल को आपने पुल करना है, खींचना है, बाहर निकालना है, इसके अंदर बेसिकली आपने कैसेट रखनी है, वही वैसे ही मार्कर लगाना है, ठीक है, और इसको वापस अंदर इंसर्ट कर देना है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जी एक लंबा सांस लें, सांस रोक लें, ठीक है, पेशेंट में सांस रोक लेना है, ठीक है। आपने बैरियर के पीछे जानना है, पेशेंट को भी साथ साथ देखते रहना है, मॉनिटर करते रहना है, और उसको जैसे आपने इंस्ट्रक्ट किया कि सांस रोक लो, फौरन एक्सपोजर दे देना है, ठीक है। आपने एक्सपोजर दिया, एक्सरेज यहाँ से निकली, एपी व्यू है, एंटीरियर या फ्रंट ऑफ द पेशेंट पे स्ट्राइक करके फिर इमेज रिसेप्टर पे जाके स्ट्राइक करेंगे और मॉनिटर पे इमेज दे देंगी। हाँ, अगला क्वेश्चन ये होगा आप लोगों के ज़हन में कि मैम पेशेंट जो है वो तो अनकॉन्शियस भी हो सकता है, आईसीयू में भी हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में हम सांस कैसे रुकवाएंगे, ठीक है। तो इस चीज में आप लोगों की जो आंखें हैं ना, ठीक है, उनको बेसिकली जो है ना अपना काम प्रॉपर करना पड़ेगा। आपने देखना है कि पेशेंट किस वक्त उसकी सांस आ रही है, ठीक है, ऑब्वियसली किस वक्त वो इंस्पायरेशन कर रहा है और किस टाइम वो एक्सपायरेशन कर रहा है। ऑब्वियसली अब हम एक बंदे को देख के इतना तो जज कर ही सकते हैं ना कि जी कैसे, अब हम अपनी लेमैन अगर जबान में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जी जब पेशेंट का पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है तो हम कहते हैं कि जी ये सांस ले रहा है, ठीक है, अक्सर लोगों का पता चल जाता है ऐसे। और अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है ना, ठीक है, या आईसीयू का पेशेंट है, ठीक है, अगर बेहोश पड़ा हुआ पेशेंट, तो ऑब्वियसली अगर आप उसमें सांस नहीं भी रुकवाओगे तो उसमें आपकी मॉनिटरिंग आपकी आंखों ने ही काम प्रॉपर करना है, ठीक है। इन केस अगर पेशेंट ट्रॉमा का है, ठीक है, और वो कॉन्शियस है तो आप उसको कह सकते हो सांस रोकने के लिए, ठीक है। एपी और पीए व्यू का ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये इमेज अगर आप देखो एपी और पीए व्यू में, तो मैंने पहले भी बताया था एपी व्यू लिटाकर भी आप कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बिठाकर भी किया हुआ है एपी व्यू, लेकिन हमारे यहाँ क्लिनिकल में अगर आप जाके देखोगे स्लाइड पे तो वहां पे बिठाकर नहीं करते एपी व्यू, लिटाकर ही एपी व्यू करते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको कभी बिठाकर एपी व्यू करना पड़ जाए तो ठीक है, तो आप क्या करोगे, पेशेंट की जो बैक है, ठीक है, वो आपकी फिल्म या बकी के ऊपर लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एज्यूम कर लो कि यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन आएंगी और जाके पेशेंट के फ्रंट पे हिट करेंगी तो ही जाके इमेज रिसेप्टर पे स्ट्राइक करके फाइनल रेडियोग्राफ देगी ना, क्योंकि एपी व्यू है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि एपी व्यू में आपके पास यहाँ नीचे जो बकी होल्डर है उसको आप हैंडल पुल करके केसेट डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन इन केस बहुत सारे हॉस्पिटल जहाँ पे पुराने सेटअप्स लगे हुए हैं क्लिनिकल साइट पे, वहाँ ऐसा होता है कि टेबल टॉप के नीचे ना ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो अगर अब ये ऑप्शन नहीं होगा, कैसेट ही नहीं होगी, तो इमेज कैसे आएगा, ठीक है। अब ये बात तो हैरान कुन है ना। तो इस इमेज में देखो कि ये एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन आ रही हैं, और इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो आपकी कैसेट है ना, इसको फिर आप पेशेंट की बॉडी के नीचे प्लेस कर देते हो। ऑब्वियसली ये बात तो बड़ी क्लियर होगी ना कि जब हमारे पास बकी होल्डर ही नहीं है तो हम कैसेट कैसे अंदर डालेंगे, और कैसेट नहीं होगी, फॉर एग्जांपल कैसेट, इमेज रिसेप्टर, फिल्म, तीनों कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, वो ही नहीं होगी तो हम हमारे पास इमेज कैसे आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस ऐसे केस में, फिर हम लोग पता है क्या करते हैं, जिस तरह अब सुरैया जीन टीचिंग हॉस्पिटल किसी ने सुना हो चुबुर्जी वाली साइड पे है,
ठीक है, उधर बड़ी पुरानी मशीन्स लगी हुई थी जब हम 2016 में करते थे वहां पे रोटेशंस पे। तो वहां पे हम ये करते थे कि अगर कभी एपी व्यू किसी पेशेंट का करना पड़ जाता था, इमरजेंसी का कोई पेशेंट होता था, तो हम उसमें क्या करते थे कि जो बकी है, हमारी बकी तो थी नहीं हमारे पास, ठीक है, और एपी व्यू हमने करना था टेबल टॉप के नीचे, बकी नहीं थी, तो हम क्या करते थे कि कैसेट जो है वो पेशेंट की बॉडी के नीचे प्लेस कर देते थे। ठीक है, एपी व्यू है, एपी व्यू में आपने बच्चे याद रखना है एंटीरो पोस्टीरियर व्यू है, तो एक्सरेज एंटीरियरली फ्रंट ऑफ द पेशेंट पे फॉल करके फिर इमेज रिसेप्टर पे स्ट्राइक करेंगी। अगेन कमिंग बैक टू द पीए व्यू, पोस्टीरियरली पेशेंट की बॉडी पे जाएंगी, बैक ऑफ द पेशेंट पे जाके फिर फिल्म पे स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पेशेंट आपका डेबिलिटेड होगा, इमोबिलाइज होगा, अनकोऑपरेटिव होगा टू द पीए प्रोसीजर, तो हम एपी व्यू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एपी और पीए व्यू का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके सामने दो रेडियोग्राफ्स रख दिए जाएं कि जी ये एक एपी व्यू है और ये पीए व्यू है, और आपने दोनों का डिफरेंस बताना है, तो कैसे बताओगे? ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए आगे जी आप लोगों की दो स्लाइड्स इकट्ठी डाली हुई हैं। ठीक है, कंपैरिजन के लिए, जो देखो पीए व्यू और एपी, यानी पीए फिल्म है और एपी फिल्म है, इन दोनों का डिफरेंस मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि पीए व्यू हमेशा हमेशा हम इंस्पिरेशन में ही लेते हैं, यानी फुल इंस्पिरेशन में, यानी जिस वक्त इंसान ने पूरा बहुत अच्छे से सांस रोका हो, पीए व्यू। ठीक है, एपी व्यू में कोई इतना इशू नहीं होता, कि जरूरी नहीं है कि हम फुल इंस्पिरेशन में लें। ठीक है, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, अनकोऑपरेटिव भी हो सकता है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन एपी व्यू एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन इन अ केस, मैंने पहले भी बताया कि अगर आईसीयू का पेशेंट है, न्यूनेटल आईसीयू में आपने एक्सरे करने जाना है। अच्छा, अगर आप आपके जहन में एक ये भी सवाल आएगा, ठीक है, कि ये देखो जैसे यहाँ स्लाइड में कि मैम यहाँ पे तो जी एक्सरे तो लगी नहीं है, एक्सरे ट्यूब तो सॉरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे वो तो एडजस्टेबल है, सॉरी फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब अगर आप कह रही हैं कि आईसीयू में जाके एक्सरे करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आईसीयू के पेशेंट्स को हम नहीं लेके आ सकते रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, छोटे बच्चे होते हैं जो नियोनेटल आईसीयू में होते हैं, तो मैम उनको हम उनका एक्सरे कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी। ठीक है, तो उनका सीन ये होता है कि आपके पास मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट होता है या मोबाइल एक्सरे यूनिट होता है। ठीक है, मोबाइल का मतलब ये होता है कि आप उसको मूव कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मोबाइल, ठीक है, एक्सरे इक्विपमेंट की पिक्चर भी दिखा दूंगी। ठीक है, अगर हो सके तो आप लोग खुद भी गूगल पे लिख के देखना मोबाइल एक्सरे यूनिट या इक्विपमेंट, तो ठीक है वो मूवेबल होता है। ठीक है, उसको आप फिर आईसीयू में भी लेके जा सकते हो, यानी जिस डिपार्टमेंट में फॉर इंस्टेंस बंदा एडमिट है या नेफ्रोलॉजी में एडमिट है, कहीं भी एडमिट है, ठीक है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल उसका केयू भी करना है, केयू भी एक्सरे होता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में आपने उसका करना है, तो आप वहां जाके आराम से मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट ले जाके वहां पे आराम से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि अगर आईसीयू का पेशेंट है और वो हमारे पास डिपार्टमेंट में नहीं आ सकता, तो हमारे पास मोबाइल यूनिट्स होते हैं, हम उनके थ्रू जाके कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली की चीजें क्लियर हो रही होंगी साथ में। ठीक है, अब आता है पीए व्यू एंड एपी व्यू का डिफरेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले पी और एपी व्यू में जिन चीजों का डिफरेंस देखना है वो आपके पास स्कैपुला, क्लेविकल, रिब्स और मार्कर है। ठीक है, इन चीजों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, सबसे मेजर डिफरेंस जो आप लोगों का आएगा वो आएगा, सबसे पहले हम स्कैपुला की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी स्कैपुला यहाँ पे शो हो रही है, ये आपके क्लेविकल्स हैं। ठीक है, अगर आप पीए व्यू में देखो तो पीए व्यू में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आपकी क्लेविकल्स हैं ये लंग फील्ड्स के अंदर आ रही है, ये बेसिकली आपके लंग्स है ना, ये आपकी लंग फील्ड आ रही है। ठीक है, और आपकी जो क्लेविकल है वो आपके लंग फील्ड के, ठीक है, अंदर आ रही है। ठीक है, ये ओवर योर लंग फील्ड आ रही है, ये आपकी क्लेविकल्स हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप एपी व्यू में देखो, एपी व्यू को इतना खास मजे का भी नहीं आ रहा, पेशेंट की देखो सांस भी अच्छी तरह पेशेंट ने नहीं रोका हुआ, ना हार्ट का शेडो मजे का आ रहा है, ना सीपी एंगल्स आपके इतने शार्पली डिफाइंड है एज कम्पेयर टू पीए। और देखो अगर आपके सामने मैं कभी पी और एपी रख दूं ना, तो आप
चुटकियों में पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पीए के जो सारे लैंडमार्क्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मार्किंग्स हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये देखो, सी सबसे बड़ी बात, पीए में आपके पास सीपी एंगल्स दोनों शार्पली डिफाइंड होते हैं। हार्ट का शेडो नॉर्मल होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी नजर आ रही होती है, एओर्टिक नकल नजर आ रहा है, ये स्कैपुला आपको नजर आ रही है, क्लेविकल कितनी शार्पली डिफाइंड है, ठीक है। आपके यू कैन सी योर इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ थोरेसिक स्पाइन, आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो ये आपका पीए व्यू की सारी मार्किंग्स थी जो मैं 2 लेक्चर से बता ही रही हूँ आप लोगों को। और एपी व्यू में आप देख लो जरा, कोई इतना खास मजे का आपको व्यू नहीं आ रहा। आपका हार्ट का शेडो कितना लार्ज है, रेडियो पेक सा शेडो आ रहा है, ठीक है। ना ही सीपी एंगल्स कोई डिफाइंड है, ना ही आप रिब्स डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। मैंने कल रिब्स का डिफरेंस भी बताया था आप लोगों को, कितनी इंटीरियर रिब्स आपको विजिबल होनी चाहिए और कितनी पोस्टीरियर, ठीक है। और आपकी क्लेविकल्स भी देखो, आपकी जो एपी व्यू में क्या सीन होता है कि आपके जो क्लेविकल्स हैं, ठीक है, वो आपके बिल्कुल लंग फील की जो टिप्स हैं या एपिक्स कह सकते हैं उनके ऊपर फॉल कर रही हैं। जबकि पीए व्यू में इतने मजे से आपकी पोजीशनिंग इतनी मजे की हुई हुई है पेशेंट की, जिसका एक्सरे लगा हुआ है, कि क्लेविकल्स जो है वो लंग फील्ड्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। स्केपुला जो है आपकी देखो पेरिफेरी ऑफ थॉरेक्स में नजर आ रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपकी स्केपुला लंग फील्ड के अंदर ही नजर आ रही है, कोई आप डिफ्रेंशिएट खास कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। पीए व्यू में पेशेंट ने, मैंने पहले भी बताया, पीए व्यू फुल इंस्पिरेशन मोड में आपने लेना होता है, ठीक है। पीए व्यू में देखो पेशेंट ने कितना अच्छा सांस रोका हुआ है कि आपको लंग फील क्लियर है, ठीक है। हार्ट का शेडो मजे का नजर आ रहा है, रिब्स आपके पास कितनी क्लियर है, मैंने पहले भी बताया था, रिब्स चूंकि बोन है तो वो स्कैपुला, क्लेविकल, रिब्स ये आपके पास बोन्स है, तो ये आपके पास हाईलाइटिंग नजर आएंगी। और दूसरी बात, एपी व्यू में देखो आपके पास जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस है आपके पास थोरेसिक स्पाइन का, वो कोई इतना खास नजर आ ही नहीं रहा, ठीक है। बेयरली विजिबल है यहाँ से, और यहाँ से तो बिल्कुल आके नहीं नजर आ रहा। ये मैंने स्पाइन वाली चीजें कल आपको बताई थी, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। एपी व्यू में आपके पास स्टमक बबल या गैस्ट्रिक बबल भी विजिबल नहीं है, जबकि पीए व्यू की मेन इंडिकेशन होती है, ठीक है, कि स्टमक बबल विजिबल होता है। यहाँ पे लिवर होता है आपका, ठीक है। और एपी व्यू का आपसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर कर ले कि एपी व्यू में हार्ट का शेडो एनलार्ज क्यों होता है, ठीक है, तो आपने इसका इम्पोर्टेंट आंसर देना है, ठीक है, जो कि बहुत सॉरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसका आंसर आपने यूं देना है, इमेज को दिखाकर ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एपी व्यू में आपका हार्ट का शेडो, ये देखो, हार्ट का शेडो एनलार्ज इसलिए होता है एपी व्यू में क्योंकि आपका जो हार्ट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पड़ा होता है अगेंस्ट योर फिल्म एज कम्पेयर टू पीए। इस चीज को आप ऐसे समझो बच्चों आप लोग, कि ये देखो ना, हमने पेशेंट की पोजीशन एपी व्यू किया ना, ठीक है। एपी व्यू मैंने क्या बताया था कि एक्सरेज हमें फ्रंट ऑफ द पेशेंट से प्रोजेक्ट करनी पड़नी है, और वो जाके फिर हमारे इमेज रिसेप्टर पे स्ट्राइक करेंगी। अब चूंकि हमारा इमेज रिसेप्टर फ्रंट ऑफ द बॉडी से बहुत दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा हार्ट जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस पे पड़ा होगा फ्रॉम योर फिल्म, ठीक है। और इसीलिए हमारा हार्ट बहुत मैग्नीफाइड नजर आता है इन एपी व्यू। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पीए व्यू, ठीक है, पीए व्यू में क्या था कि आपके पास रेज जो है वो पोस्टीरियरली या बैक ऑफ द पेशेंट पे जा रही थी और एंटीरियरली जाके फिल्म पे लग रही थी। तो चूंकि ये आपकी फिल्म है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपकी फिल्म है बकी के अंदर, और आपका चेस्ट जो है वो आपकी फिल्म से शॉर्टर डिस्टेंस पे है, इसलिए आपका हार्ट भी ज्यादा मैग्नीफाई नजर नहीं आता, ठीक है। ये देखो, इस चीज को आपने अच्छी तरह याद रखना है। दोनों आपने एपी और पीए व्यू के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पोजीशन आती है, अच्छा, और एक और चीज एपी और पीए व्यू में याद रखनी है, जो आपकी बुक में भी दी हुई होंगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, SID भी कहते हैं इसको, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, या खाली डिस्टेंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। पीए व्यू में अगर आपसे कोई SID पूछ ले तो 180 सेंटीमीटर होता है, और अगर कोई एपी व्यू में पूछ ले सोर्स टू इमेज डिस्टेंस तो वो 90 सेंटीमीटर होता है,
पीए में 180 सेंटीमीटर और एपी में 90 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपकी आइजनबर्ग में लिखी हुई है, ठीक है। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस क्या होगा? एक्सरे में आपने एक चीज याद रखनी है, सोर्स इज योर एक्सरे ट्यूब। सोर्स इज योर एक्सरे ट्यूब, क्योंकि एक्सरे ट्यूब से रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। एसआईडी क्या है? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस और इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस बेसिकली। और ये क्या है? फिल्म है। या एसआईडी को आप सोर्स टू इमेज डिस्टेंस भी कहते हो, सोर्स टू केसर डिस्टेंस, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस भी कह सकते हो। एक्सरे में एक बार याद रखनी है, आपका सोर्स जो है वो आपकी एक्सरे ट्यूब है, और आपका जो कैसेट है या इमेज रिसेप्टर है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस एपी व्यू में पूछा जाए तो 90 सेंटीमीटर है, अगर पीए व्यू में पूछा जाएगा तो वो 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, फिर आती है लेटरल प्रोजेक्शन। सबसे ज्यादा आपसे पीए व्यू के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एपी व्यू बहुत रेयर केसेस में पूछ लेते हैं। लैटरल और लॉर्डोटिक या डिक्यूबिटस पोजीशंस ये तो रेयरली ही पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए, और आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि अच्छा जी लेटरल की अगर आपने चेस्ट एक्सरे का लेटरल करना है, ठीक है, तो लेटरल की पोजीशनिंग कैसे करोगे, तो बस आप लोगों को पोजीशनिंग पता होनी चाहिए कि कैसे करनी है, लेटरल की, डिक्यूबिटस की और लॉर्डोटिक की, ठीक है। इनको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा ऐसा, क्योंकि अब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इन प्रोजेक्शंस को पढ़ना है, तो एक दफा आपको इनको रीड कर लेना ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि लेटरल प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे पेशेंट की, डिक्यूबिटस कैसे बनाओगे, लॉर्डोटिक कैसे बनाओगे, कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को पता ही ना हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो लेटरल पोजीशन कैसे करनी है। लेटरल आपको वैसे ही, लेटरल का मतलब क्या होता है कि साइड ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। और लेटरल प्रोजेक्शन में हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि आप डायाफ्रेगमेटिक डोम देख रहे होते हो, डायाफ्राम की डोम होती है ना, उसको देख रहे होते हो, या हार्ट के पीछे जो स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं ना, उनको देख रहे होते हो। और लेटरल प्रोजेक्शन हम करते कब है? अकेले नहीं करते लेटरल प्रोजेक्शन कभी भी। अगर किसी डॉक्टर ने साथ फॉर इंस्टेंस लिख दिया है कि पीएचएस विद लेटरल प्रोजेक्शन, ठीक है, तो आप उन केसेस में लेटरल प्रोजेक्शन करते हो। और ये मैंने तब भी पहले बताया था कि अगर उन केसेस में, रेयर केसेस होते हैं ऐसे जब आपको लेटरल प्रोजेक्शन परफॉर्म करनी पड़ जाती है साथ में, ठीक है। ये देखो, ये बेसिकली आपकी लेटरल प्रोजेक्शन है। लेटरल का मतलब क्या है? साइड व्यू ऑफ योर बॉडी, साइड व्यू ऑफ योर चेस्ट। हम लेटरल चेस्ट की बात करें तो साइड व्यू ऑफ योर चेस्ट आएगा, ठीक है। ये देखो, ये लेटरल पोजीशन है पेशेंट की, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बकी है पीछे, ठीक है। ये पेशेंट को आपने लेटरल खड़ा किया हुआ है। अच्छा, ये देखो, और जब हमने इसको एक्सपोजर दिया तो इसका इमेज कितना मजे का आ गया, ठीक है, कि लेटरल साइड हमें नजर आ गई है पूरी चेस्ट की। ये एंटीरियर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, यानी तीनों पार्ट्स हमें चेस्ट कितने मजे के आ गए। देखो आपकी स्पाइन कितने मजे की विजिबल है, ठीक है। ये आपके सीपी एंगल्स हैं, ये आपका हार्ट का शेडो आ रहा है हल्का सा। अच्छा, लेटरल प्रोजेक्शन करते हुए ये एरो को देखो, एक चीज ख्याल रखना है कि ये जो पेशेंट के हैंड्स हैं, इनको आपने प्रॉपर पोजीशन कराना है। बेसिकली यहाँ पे हैंडल्स होते हैं मोस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है। आपने वो हैंडल्स कहना है पेशेंट को कि वो ऊपर हैंग करे अपने हैंड को। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रॉपर पोजीशन नहीं की, पेशेंट का हाथ जो है, क्योंकि हम लेटरल पोजीशन कर रहे हैं ना, लेटरल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेटरल रेडियोग्राफ ऑफ चेस्ट हमने लेना है, तो अगर हम प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं करेंगे, और ये वाला जो पेशेंट का फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड हमें शो, राइट हैंड शो रहा है, या फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड भी है, या अगर लेफ्ट हैंड उधर नीचे रह जाता है या राइट हैंड इधर नीचे रह जाता है, तो क्या होगा कि जी वो हाथ हमारी चेस्ट में इंटरफेयर करेगा और हमारी क्वालिटी जो है रेडियोग्राफ की वो डिग्रेड हो जाएगी, आर्टिफैक्ट शो होने लग जाएंगे। और ये देखो, अभी तो सिर्फ मजे का हमारे पास चेस्ट का व्यू आया ना लेटरल साइड का, लेकिन अगर आपके हाथों की पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो ये आपके बेसिकली चेस्ट की फील्ड में नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आर्टिफैक्ट आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से पेशेंट को पोजीशनिंग करानी पड़ेगी, दोबारा से रेडिएशन देनी पड़ेगी कि जी आपने तो, मैंने आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट भी किया था लेकिन फिर भी आपने प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं बनाई, आपके हाथ आपने फिर नीचे छोड़ दिए हैं। इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है, चाहे एपी व्यू है, पीए व्यू है, लैटरल है, कोई भी व्यू है, आपने पेशेंट की प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से करवानी है, पेशेंट प्रेपरेशन बहुत अच्छे से करानी है। एज अ टेक्नोलॉजिस्ट वो हमारी ड्यूटी होती है, ताकि आप आपके ऊपर कोई बात ना आए कि जी टेक्नोलॉजिस्ट ने सही परफॉर्म नहीं किया, आपको दोबारा पेशेंट को रेडिएशन देनी पड़ गई है, क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफ कॉम्प्रोमाइज हो गया, कोई भी आर्टिफैक्ट आ गया है, ठीक है।
तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मोस्टली डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि आपके पास ऊपर हैंडल्स नहीं होते पकड़ने के लिए, जैसे पिछले इमेज में था, तो आप पेशेंट को क्या कहते हो कि जी अपने हाथ जो है वैसे सर पे रख लें, ठीक है। तो भी क्या होगा कि जी लेटरल व्यू आप ऐसे भी कर सकते हो, और लेटरल साइड से आपकी बॉडी बेसिकली व्यू हो जाती है। ये यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब है, यहाँ से एक्सरेज आ रही हैं, ये हिट की पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट कर जाएंगी कुछ पेशेंट की बॉडी के अंदर, यानी एब्जॉर्ब कर लेगी पेशेंट की बॉडी कुछ, और कुछ आगे ट्रांसमिट होकर इमेज रिसेप्टर पे जाके इमेज दे देगी, ठीक है। अच्छा जी, अब लैटरल डिक्यूबिटस व्यू है। लैटरल डिक्यूबिटस व्यू हम बेसिकली लंग्स की पैथोलॉजीज देखने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कोई प्लूरल इफ्यूजन वगैरह हो गया वो देखने के लिए करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पोजीशन होती है लैटरल डिक्यूबिटस। और लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन क्या होती है कि पेशेंट आपका करवट पे लेटा हुआ होता है। डिक्यूबिटस पोजीशन हमेशा लिटाकर ही की जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लेड एप्रन पड़ा हुआ, वही गुनेडल शील्डिंग की हुई है, ये आपकी एक्सरे ट्यूब आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में अब आपने एक चीज याद रखनी है। देखो मैंने जब एपी व्यू पढ़ाया था उसमें मैंने दो चीजें बताई थी, या तो बकी के अंदर कैसेट लगेगी या आप पेशेंट की बॉडी के नीचे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हम एपी व्यू ले रहे थे। लेकिन अब चूंकि हमने लेटरल व्यू लेना है, बॉडी की लेटरल साइड साइड नजर आनी चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब ना इस तरह का अभी तक कहीं पे भी कोई सिस्टम नहीं आया कि जी लेटरल साइड की बकी हो, ठीक है, या कोई ऐसा सीन हो। तो यहाँ पे देखो कि ये आपको टेप नजर आ रही है एक, ठीक है, और ये आपको कैसेट नजर, ये बेसिकली आपकी कैसेट होती है जो आपकी बकी के अंदर डाली जाती है। तो आप क्या करते हो कि पेशेंट की पोजीशनिंग करा के ना बिल्कुल ऐसे ही लेटरल डिक्यूबिटस में उसको पोजीशन करके, उसके हाथों की पोजीशनिंग करके, गोनेडल शील्डिंग करके, प्रॉपर उसको इंस्ट्रक्ट करके क्या करते हो कि अब हमें लेटरल साइड चाहिए ना बॉडी की, तो आप क्या करते हो कैसेट को पेशेंट के लेटरल साइड पे रख देते हो, ठीक है। अब हमने लेफ्ट लेटरल करना है, ठीक है, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस यानी लेफ्ट साइड हमने व्यू करनी है या इमेज करनी है। तो आप क्या करोगे, पेशेंट को राइट साइड पे लिटा दोगे, ठीक है। देखो पेशेंट अपनी सीधी करवट पे लिटा हुआ है क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को, ठीक है, व्यू करना है, ठीक है, या कोई भी पैथोलॉजी डायग्नोस करनी है लेफ्ट साइड पे, तो हमने लेफ्ट साइड को व्यू करना है। पेशेंट को आपने सीधी करवट पे लिटा दिया, ठीक है, पेशेंट को आपने सीधी करवट पे लिटाया, ये उसकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी कैसेट है, कैसेट आपने लेफ्ट साइड पे प्लेस की ऑब्वियसली। अब ये उन्होंने बेसिकली टेप सपोर्ट के लिए लगाई हुई है, ठीक है, कि कहीं कैसेट गिरी ना जाए, ठीक है। इसके लिए वैसे स्पॉन्ज वगैरह भी यूज किए जाते हैं, वेजेस भी यूज की जाती हैं, ठीक है, वो आपकी पोजिशनिंग एड्स और डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए वो भी रेडियो ओपेक मटेरियल की बनी होती हैं, ठीक है। रेडियो ओपेक मटेरियल के लिए इसलिए बनी होती हैं, सॉरी, ठीक है, पोजिशनिंग एड डिवाइसेस जो हैं, ठीक है, वो रेडियो लूसेंट मटेरियल की बनी होती हैं। आपका जो मार्कर होता है वो रेडियो ओपेक मटेरियल का बना होता है। मैं गलत बोल गया ऑब्वियसली, अब मेरे आप लोगों के साथ इन पर्सन तो क्लासेस होने नहीं, क्या मैं आप लोगों को कहती कि आप लोग अटेंटिव नहीं बैठे, ठीक है, लेकिन मुझे खुद पता चला कि मेरे मुंह से गलत चीज निकल आई है। आपके जो मार्कर्स होते हैं वो रेडियो ओपेक होते हैं, लेकिन आपकी जो पोजिशनिंग एड्स वगैरह होती हैं वो रेडियो ल्यूसेंट होती हैं, ठीक है। रेडियो ओपेक इसलिए होगा ताकि वो जब मार्कर हमारा ब्राइटेस्ट शेडो दे और हमें पता चल जाए कि जी कौन सी साइड है बॉडी की। रेडियो ल्यूसेंट का मतलब ये होता है कि वो एक्सरे पे कोई शेडो नहीं देगा, यानी ब्लैक शेड का शेडो दे देगा, इसलिए हमारे पास पोजिशनिंग एज जो है वो ज्यादातर रेडियो ल्यूसेंट मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। तो ये देखो अब ये एक्सरेज उन्होंने वहां यहाँ प्लेस कर दी, ठीक है, ये कैसेट उन्होंने प्लेस कर दी, यहाँ से हमने एक्सपोजर देना स्टार्ट किया, ये हमने एक्सपोजर दिया, ये एक्सरे पेशेंट की लेटरल साइड पे हिट की, हिट करने के बाद कुछ बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ बॉडी से ट्रांसमिट होकर इमेज रिसेप्टर पे स्ट्राइक करेंगी, और हमारे पास पीछे हमारे सीआर सिस्टम पे मॉनिटर पे जाके हम देखेंगे तो हमारे पास व्यू प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। टेप लगाने का मकसद ये है कि हमारे पास कैसेट जो है उसको सपोर्ट मिल जाए। प्लीज आप लोग अटेंटिव बैठ कर मेरे लेक्चर सुना करें। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा अटेंटिव होकर सुन रहा है और कोई लेक्चर ले भी रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं खुद ही हर चीज को आप लोगों को फॉरन एक्सप्लेन कर दिया करूँ, छोटी छोटी बातों के। ऑब्वियसली आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे
वो भी मेरा प्रॉपर यही सीन होता है कि मैं आप लोगों को फौरन साथ साथ उनको एक्सप्लेन कर दिया करूँ जो मुझे लग रहा होता है कि आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप लोगों के ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग एनीथिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है, प्लीज 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 मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। ये देखो फिर ऐसे आपके पास चेस्ट का व्यू आ जाता है लेटरल। ये बेसिकली हम ज्यादातर लंग पैथोलॉजीज वगैरह को देखने के लिए करते हैं, फ्लूइड लेवल्स को देखने के लिए प्लूरल इफ्यूजन के केसेस में, ठीक है। अच्छा, लॉर्डोटिक व्यू जो है ये हम रेयर केसेस में करते हैं, ठीक है। ये हम मीडियासिनम वगैरह को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम टीबी के पेशेंट्स में करते हैं ये, ठीक है। लॉर्डोटिक व्यू अब आप लोग देख लें। लॉर्डोटिक व्यू ये बड़ी ना अजीब सी पोजीशन होती है, अनकंफर्टेबल सी पोजीशन होती है, ये हम ज्यादातर करते भी नहीं है, ठीक है। ये हम नहीं करते, हमारे डिपार्टमेंट्स में नहीं होता, लेकिन इन केस कभी करना पड़ ही जाता है तो ज्यादातर हम लंग एपिसिस वगैरह को देखने के लिए करते हैं, अगर सिवियर कोई केस आ जाए जिसमें हमें करना पड़ जाए, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली लॉर्डोटिक व्यू का मतलब यही होता है कि इसमें हम लंग एपिसिस को देखते हैं, ठीक है। लॉर्डोटिक व्यू की एक ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होती है, ठीक है, जो कि हमें बाकी चेस्ट के रेडियोग्राफ से डिफ्रेंशिएट करती है, और वो ये होता है कि लॉर्डोटिक व्यू में आपके पास जो क्लेविकल्स होती हैं, ये आपकी क्लेविकल्स हैं, ये क्लेविकल्स जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई होती हैं, जैसे ऐसे लगता है हाथ से बंदे ने खुद ही सीधी करके रख दी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली बेसिकली पड़ी हुई है, ये देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की पोजीशन भी तो आप देखो ना, ये देखो पेशेंट की पोजीशन भी देखो ना कैसे है, ठीक है। इसमें भी बेसिकली क्या हो रहा होता है, लॉर्डोटिक व्यू में क्या हो रहा होता है, इसको आप एपीयू भी एक तरह से बोल सकते हो इसमें, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब शो नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपने ये ज्यूम करना है कि एक्सरे ट्यूब सामने लगी हुई है, समझो यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है, ये रेडिएशन आई 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 ये पेशेंट की एंटीरियर पार्ट पे हिट की या फ्रंट ऑफ द बॉडी पे हिट की, पीछे इमेज रिसेप्टर है उस पर जाके स्ट्राइक की और ये इमेज आ गया हमारे पास। अच्छा, अब एक्सरे ट्यूब तो यहाँ सीधी पड़ी होगी ना, एक्सरे ट्यूब आपकी एडजस्टेबल होती है, ठीक है, उसको आप एंगल दे सकते हो अपने ट्यूब को, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो आप लोग, मैं उसको ऐसे नहीं बता सकती ना एक्सप्लेन कर सकती, वो अब आप लोग डिपार्टमेंट में जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे व्यूज ऐसे होते हैं हैंड के, फुट, नी, एल्बो, ठीक है, शोल्डर, उसमें ऐसा होता है कि आप ट्यूब को भी एंगल दे सकते हो। तो क्या होता है कि आप लॉर्डोटिक व्यू में अपनी ट्यूब को, एक्सरे ट्यूब को एंगल दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ट्यूब यहाँ पे है और आपका लॉर्डोटिक व्यू है, ठीक है, तो जाहिर बेटा आपकी चेस्ट में भी तो थोड़ा सा डिफरेंस आया ना उसकी पोजिशनिंग में, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ट्यूब को 15 to 20 डिग्री सेफेलिक एंगल देना है। सेफेलिक होता है टूवर्ड्स हेड और कॉर्डल होता है टूवर्ड्स फीट, ठीक है। सेफेलिक आपने यहाँ पे एंगल दिया 15 to 20 डिग्री, रेडिएशन जाके हिट की पेशेंट की बॉडी से और आपके पास यहाँ पे इमेज आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सरे, इसमें आप क्लेविकल्स को देख सकते हो। नॉर्मल एक्सरे में चेस्ट पीए में क्या होता है कि आपकी क्लेविकल जो है ऑलमोस्ट थर्ड रिब के ऊपर फॉल कर रही होती है, ठीक है। पीए व्यू में, एपी व्यू में मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो क्लेविकल होगी वो बिल्कुल आपकी लंग फील्ड के ऊपर फॉल कर रही होगी। नॉर्मल पीए में क्या होगा कि थर्ड रिब के ऊपर फॉल कर रही होगी। और लॉर्डोटिक व्यू में क्या होगा कि आपके पास क्लेविकल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई होगी, हार्ट का शेडो इतना डिस्टॉर्टेड नजर आएगा, कोई मजे का सीन्स नहीं होंगे। और एपी व्यू में भी आपके पास हार्ट का शेडो मैग्नीफाइड नजर आ रहा था, लॉर्डोटिक व्यू में भी मैग्नीफाई ही नजर आएगा हार्ट का शेडो। क्यों? क्योंकि जैसे ही एपी व्यू चेस्ट का था उसमें आपके पास आपका हार्ट आपकी फिल्म से ग्रेटर डिस्टेंस पे था, इसी तरह ही लॉर्डोटिक व्यू में भी हार्ट का शेडो मैग्नीफाई इसीलिए होता है क्योंकि ये भी एक तरह से एपी इरेक्ट व्यू ही होता है, इसमें भी रेडिएशन पेशेंट की फ्रंट से ही हिट हो रही होती है और पीछे जाके इमेज रिसेप्टर पे लग रही होती है, तो आपका इमेज रिसेप्टर, आपकी फिल्म या आपकी कैसेट जो है वो आपके हार्ट से ग्रेटर डिस्टेंस पे पड़ी हुई होती है, इसलिए आपको आपका शेडो हार्ट का मैग्नीफाइड या डिस्टॉर्टेड नजर आता है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि चेस्ट एक्सरे को इंटरप्रेट कैसे करना है, उसके लिए ये एक टेक्निक होती है, ये अप्रोच है, निमोनिक है, ये आप देख लोगे कि हमने चेस्ट एक्सरे को जिस वक्त पढ़ना है तो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चेस्ट एक्सरे को, किसी भी चेस्ट एक्सरे को रीड करने के लिए।
ठीक है, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे और हमारा चेस्ट एक्सरे फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का चेस्ट एक्सरे का टेस्ट होगा और डेट मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगी। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं वाइवा लूंगी या फिर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लूंगी या कुछ भी ले सकती हूँ। तो मुझे नहीं कोई एक्सक्यूज सुनना कि आप लोगों ने बुक्स ली हैं नहीं ली, वो आप लोगों का इशू है, आप लोगों का मसला है, इसलिए काइंडली साथ साथ पढ़ लें इसको। थैंक यू सो मच।